प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन की महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। विद्यार्थियों, अगर किसी को भी इस क्लास की PDF या किसी भी सब्जेक्ट की PDF लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मैसेज और इनका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको नाम मात्र शुल्क PDF मिलेगी। और इस क्लास को विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है, भारतीय प्रशासन एक विकसित एवं बहुआयामी प्रणाली है, जिसमें औपनिवेशिक विरासत और आधुनिक के लोकतांत्रिक मूल्यों का समन्वय देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम विशेषता है संवैधानिक आधार। भारतीय प्रशासन संविधान के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान प्रशासन को दिशा, संरचना और वैधता प्रदान करता है। द्वितीय है लोकतांत्रिक स्वरूप। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासनिक निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। तृतीय संघीय ढांचा। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों का संतुलन बना रहता है। चतुर्थ है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। संघीय व्यवस्था के बावजूद केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां हैं, विशेषकर आपातकालीन स्थितियों में। पंचम नौकरशाही की प्रधानता। भारतीय प्रशासन में प्रेषित अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो नीतियों को लागू करता है। षष्ठ है विधि का शासन। सभी प्रशासनिक कार्य कानून के अनुसार होते हैं और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। सप्तम है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, जिसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। अष्टम है नियोजन का महत्व। प्रशासन विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, जिससे संसाधनों का सही उपयोग हो सके। हालांकि भारतीय प्रशासन में कुछ समस्याएं भी है, जैसे भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और निर्णय लेने में विलंब है। निष्कर्ष, भारतीय प्रशासन एक सशक्त और व्यापक प्रणाली है, जो निरंतर सुधारों के माध्यम से अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनने का प्रयास कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रशासनिक महत्व स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। ये संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है और प्रशासन को दिशा प्रदान करती है। प्रस्तावना में भारत को समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, जो प्रशासन के स्वरूप और कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले न्याय। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें करती हैं। दूसरे, स्वतंत्रता। नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसे प्रशासन द्वारा संरक्षित किया गया जाता है। तीसरे, समानता। प्रस्तावना समान अवसर और कानून के समक्ष समानता की गारंटी देती है, जिसे प्रशासन भेदभाव रहित कार्य करता है। चौथे, बंधुत्व। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देते हैं, जो प्रशासन के लिए आवश्यक है। समाजवाद के सिद्धांत के कारण प्रशासन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देते हैं, जबकि पथनिरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करती है। लोकतंत्र प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। इस प्रकार प्रस्तावना प्रशासनिक नीतियों और कार्यों का मार्गदर्शन करती है, जो शासन को जनहित की दिशा में प्रेरित करती है। निष्कर्ष, संविधान की प्रस्तावना केवल एक उद्घोषणा नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए एक आदर्श मार्गदर्शन है, जो उससे न्यायपूर्ण, उत्तरदायी और प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थियों, केंद्रीय सचिवालय की संरचना एवं कार्यों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अंग है, जो नीतियों के निर्माण, समन्वय और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से कार्य करता है तथा सरकार के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करता है। केंद्रीय सचिवालय की संरचना पदानुक्रम पर आधारित होती है। इसके शीर्ष पर सचिव होता है, जो मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके नीचे अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव जैसे पदाधिकारी कार्य करते हैं। प्रत्येक स्तर पर कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बनी रहती है।
केंद्रीय सचिवालय के मुख्य कार्यों में नीति निर्माण में सहायता, मंत्रियों को सलाह देना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना शामिल है। ये सरकार के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक नियम, दिशा निर्देश और प्रक्रिया तैयार करते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सचिवालय संसद के प्रति भी उत्तरदायी होता है। ये संसद के प्रश्नों के उत्तर तैयार करता है और विभिन्न समितियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मंत्री बदल सकते हैं लेकिन सचिवालय स्थायी रहते हैं। हालांकि केंद्रीय सचिवालय को लाल फीताशाही, विलंब और अत्यधिक औपचारिकता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ते हैं, इसके बावजूद ये भारतीय प्रशासन का मरुदंड है जो शासन को स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: केंद्रीय सचिवालय एक महत्वपूर्ण संस्था है जो नीतियों के प्रभावी निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थियों, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व भारतीय संसदीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि मंत्रिपरिषद का कोई भी निर्णय लोकसभा में आविष्कार कर दिया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में एकता और समन्वय बनाए रखना है। सभी मंत्री मिलकर निर्णय लेते हैं और एक बार निर्णय हो जाने के बाद सभी को उसका समर्थन करना होता है, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। इस सरकार की नीतियों में स्थिरता और स्पष्टता बनी रहती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये भी है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सभी मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाती है। यह सिद्धांत लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि इससे सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहती है। विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को चुनौती भी दे सकता है। हालांकि व्यवहार में कभी कभी ये सिद्धांत कमजोर पड़ जाते हैं जब मंत्री व्यक्तिगत विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते हैं या गठबंधन सरकारों में मतभेद उत्पन्न होते हैं। निष्कर्ष: सामूहिक उत्तरदायित्व प्रशासन में एकता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्यार्थियों, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है भारत में सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक विकास और जनकल्याण के महत्वपूर्ण साधन है। इनका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना भी है। हालांकि इन उपक्रमों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो इनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। सबसे प्रमुख समस्याएं प्रशासनिक अक्षमता हैं। कई उपक्रमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है, जिससे कार्यों में देरी होती है। इसके साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप भी एक बड़ी समस्या है, जिससे व्यावसायिक निर्णय प्रभावित होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या वित्तीय घाटा है। कई सार्वजनिक उपक्रम लगातार नुकसान में चलते हैं, जिससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण संसाधनों का दुरुपयोग और उत्पादन में कमी। तीसरी समस्या है मानव संसाधन प्रबंधन से जुड़ी है। कर्मचारियों की अधिक संख्या, कम उत्पादकता और प्रशिक्षण की कमी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी का अभाव और निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती है। निजी कंपनियां अधिक कुशल और नवाचारपूर्ण होती है, जिससे सार्वजनिक उपक्रम पीछे रह जाते हैं। हालांकि सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने के लिए निजीकरण और विनिवेश और सुधारात्मक नीतियां अपनाई है। निष्कर्ष: सार्वजनिक उपक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्यार्थियों, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के साधनों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है लोकतांत्रिक शासन में प्रशासन को नियंत्रित रखने के लिए विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधायी नियंत्रण का उद्देश्य प्रशासन को जवाबदेह होते हैं और पारदर्शी भी बनाते हैं। विधायी नियंत्रण के प्रमुख साधनों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल। इसमें सांसद प्रशासनिक कार्यों पर प्रश्न पूछते हैं और सरकार को उत्तर देना पड़ता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। दूसरा साधन शून्यकाल है, जिसमें तत्कालीन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इससे प्रशासन पर त्वरित नियंत्रित स्थापित होते हैं।
तीसरा महत्वपूर्ण साधन है संसदीय समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये समितियां प्रशासनिक कार्यों की गहन जांच करती है और सुधार के सुझाव देती है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव भी एक प्रभावी साधन है, जिसके माध्यम से सरकार को हटाया जा सकता है यदि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। बजट पर चर्चा और उसकी स्वीकृति भी प्रशासन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि बिना संसद की मंजूरी के सरकार खर्च नहीं करती। निष्कर्ष विधायी नियंत्रण प्रशासन को अनुशासित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। विद्यार्थियों, आ क्लास थान केड़ी लगी जरा कमेंट करके बताइए। यदि किसी भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मैसेज या इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको नाम मात्र पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है विद्यार्थियों, भारत में वित्तीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है वित्तीय प्रशासन किसी भी देश की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो आय और व्यय के प्रबंधन से संबंधित होते हैं। भारत में वित्तीय प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित होते हैं और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले संवैधानिक नियंत्रण। वित्तीय कार्य संविधान द्वारा नियंत्रण होते हैं। संसद की अनुमति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता। दूसरी विशेषता है वार्षिक बजट प्रणाली, जिसमें सरकार हर वर्ष अपनी आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करती है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। तीसरी विशेषता है संसदीय नियंत्रण। संसद बजट की समीक्षा करती है और विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। चौथी विशेषता है लेखा परीक्षण, जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी धन का सही उपयोग हो। पांचवी विशेषता विकासोन्मुखी दृष्टिकोण है। भारत का वित्तीय प्रशासन केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण पर भी जोर देते हैं। हालांकि वित्तीय प्रशासन में भ्रष्टाचार, अफवाह और बजट घाटा जैसी समस्या भी है। इसका निष्कर्ष है भारतीय वित्तीय प्रशासन एक सुदृढ़ प्रणाली है, जो सुधारों के माध्यम से अधिक प्रभावी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्यार्थियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका और महत्व का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत के वित्तीय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। इसका मुख्य कार्य सरकार के आय व्यय का लेखा परीक्षण करना और ये सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही तरीके से हो। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसके पद और वेतन की सुरक्षा की जाती है। सीएजी का प्रमुख कार्य लेखा परीक्षण करना है। ये विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं के खातों की जांच करते हैं। इसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि धन का उपयोग नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। इसके अतिरिक्त सीएजी संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसे लोक लेखा समिति पीएसी द्वारा जांचा जाता है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है। सीएजी का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है। सीएजी का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है। ये अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों को उजागर करते हैं, सुधार की सुझाव देते हैं। हालांकि सीएजी केवल सुधार दे सकते हैं, वे सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता। इसके बावजूद इसकी रिपोर्ट सरकार पर नैतिक दबाव डालती है। इसका निष्कर्ष है सीएजी भारतीय वित्तीय प्रशासन का प्रहरी है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्यार्थियों, लोक सेवा आयोग की भूमिका और महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है लोक सेवा आयोग भारत के कार्मिक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में योग्य और सक्षम व्यक्तियों की भर्ती सुनिश्चित करना है। केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग कार्य करते हैं। लोक सेवा आयोग की प्रमुख भूमिका निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन करते हैं, जिससे प्रशासन में दक्षता और गुणवत्ता बनी रहती है।
दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सरकार को बढ़ती पदोन्नति एवं सेवा शर्तों के संबंध में सलाह देना है। इससे प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता आती है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग अनुशासनात्मक मामलों में भी सलाह देते हैं, जिससे प्रशासन में अनुशासन और नैतिकता बनी रहती है। लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा की जाती है और उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी जटिल होती है, जिससे ये राजनीतिक दबाव में मुक्त रहते हैं। हालांकि आयोग को कभी कभी परीक्षा प्रक्रियाओं में देरी, विवाद और सीमित अधिकार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष, लोक सेवा आयोग प्रशासन की रीढ़ है जो योग्य, निष्पक्ष और कुशल अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित कर सुशासन को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यार्थियों, लोकपाल एवं लोकायुक्त की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है लोकपाल एवं लोकायुक्त भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। इनका उद्देश्य उच्च पदस्थ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना। केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त कार्य करते हैं। लोकपाल की स्थापना का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता लाना है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है। लोकपाल के मुख्य कार्यों में शिकायतों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की सिफारिश करना तथा प्रशासनिक सुधारों के सुझाव देना शामिल है। ये संस्था नागरिकों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है जहां वे अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं। लोकायुक्त भी इस प्रकार राज्य स्तर पर कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधिकारियों एवं मंत्रियों की जांच करते हैं। इन संस्थाओं का महत्व इस बात में है कि ये प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाते हैं। इनके कारण अधिकारियों में अनुशासन बना रहता है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। हालांकि लोकपाल एवं लोकायुक्त को सीमित शक्तियां, लंबी जांच प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष, लोकपाल एवं लोकायुक्त सुशासन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों, अब हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए भारतीय प्रशासन के विकास पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है ब्रिटिश शासन के दौरान पारित भारत शासन अधिनियम 1909, 1999, 1935 भारतीय प्रशासन विकास के प्रमुख चरण रहे हैं। इन अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्रमिक रूप से भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी प्रदान की है। हालांकि वास्तविक सत्ता लंबे समय तक उनके ही हाथों में रही। इन अधिनियमों ने न केवल प्रशासनिक ढांचे को विकसित किया बल्कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव भी रखी। 1909 में अधिनियम ने प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 1919 ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का प्रयास किया और 1935 में अधिनियम ने संघीय ढांचे की नींव रखी। इस प्रकार इन तीनों अधिनियमों का तुलनात्मक अध्ययन भारतीय प्रशासन के क्रमिक विकास और उसकी वर्तमान संरचना को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1 है भारत शासन अधिनियम 1909 मोरले मिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम भारतीय प्रशासन में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम के तहत विधायी परिषदों का विस्तार किया गया और पहली बार भारतीयों को सीमित रूप से प्रशासन में शामिल किया गया। हालांकि ये प्रतिनिधित्व केवल नाम मात्र का था क्योंकि वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही बनी रहती। इस अधिनियम की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत थी, जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई क्योंकि वास्तविक शक्ति ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही बनी रही। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत थी, जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। इससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की नींव रखी, जिसका प्रभाव लंबे समय तक देखा गया। प्रशासनिक दृष्टि से ये अधिनियम अधिक लोकतांत्रिक नहीं था क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं
थी, फिर भी इसने भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्रदान किया और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। इस प्रकार 1909 अधिनियम भारतीय प्रशासन के विकास का प्रारंभिक चरण था, जिसने आगे के सुधारों के लिए आधार तैयार किया। पॉइंट नंबर 2 है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का अधिनियम भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आया, क्योंकि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक विषयों को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किए हैं। आरक्षित विषय जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस आदि ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रहे, जबकि आरक्षित विषय जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस आदि ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रहे, जबकि हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। इससे भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में कुछ वास्तविक भागीदारी मिली, लेकिन पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की दिशा में भी कदम बढ़ाया और विधायिका की शक्तियों में वृद्धि की। हालांकि कार्यपालिका अभी भी पूरी तरह उत्तरदायी नहीं थी, जिससे लोकतंत्र का विकास सीमित रहा। कुल मिलाकर 1919 अधिनियम ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और भारतीय भागीदारी को बढ़ावा दिया, लेकिन इसकी सीमाएं स्पष्ट थी, जिससे आगे और व्यापक सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। पॉइंट नंबर 3 है भारत शासन का अधिनियम 1935। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश काल का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने भारतीय प्रशासन को एक नया स्वरूप दिया। इससे अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, जिससे प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने एक संघीय ढांचे की परिकल्पना की, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। हालांकि ये संघीय व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो पाई। इस अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया, जो आज भी भारतीय संविधान में विद्यमान है। इसके साथ ही संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। हालांकि केंद्र में अभी भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बना रहे, गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां प्राप्त थी। फिर भी 1935 अधिनियम ने भारतीय प्रशासन को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया और स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थियों, भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए बताइए कि औपनिवेशिक विरासत आज भी प्रशासन को कैसे प्रभावित करती है। इसका आंसर है भारतीय प्रशासन एक मिश्रित प्रणाली है, जिसमें औपनिवेशिक विरासत और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का समन्वय देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन ने भारत में विरासत आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का समन्वय देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन ने भारत में केंद्रीकृत नियम आधारित और पदानुक्रमित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शासन को नियंत्रित रखना और राजस्व संग्रह करना था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, जिसमें जन कल्याण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता जैसे मूल्यों को शामिल किया गया। इसके बावजूद औपनिवेशिक काल की कई प्रशासनिक प्रवृत्तियां आज भी विद्यमान हैं। इस प्रकार भारतीय प्रशासन की विशेषताओं को समझने के लिए औपनिवेशिक विरासत के प्रभाव का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1 है इसका केंद्रीकृत प्रशासन और उसका प्रभाव। भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसका केंद्रीकृत स्वरूप है, जो औपनिवेशिक शासन की देन है। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन को इस प्रकार संगठित किया था कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र से लिए जाए और प्रांतों पर उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहे। स्वतंत्रता के बाद भी ये केंद्रीकरण काफ़ी हद तक बना रहा। संविधान ने संघीय ढांचा अपनाया, लेकिन केंद्र सरकार को अधिक शक्तियाँ दी गई, विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में। पॉइंट नंबर 2 है नौकरशाही की प्रधानता। भारतीय प्रशासन में नौकरशाही की प्रमुख भूमिका भी औपनिवेशिक विरासत का परिणाम है। ब्रिटिश काल में भारतीय सिविल सेवा ICS को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई थी और ये प्रशासन का मुख्य आधार थी। आज भी भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवाएं प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नौकरशाही नीति निर्माण और क्रियान्वयन दोनों में प्रभावशाली होती है। हालांकि ये व्यवस्था प्रशासनिक स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती है, लेकिन इसे अधिकारवाद
आदि प्रवृत्ति भी विकसित होती है। कई बार अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायित्व की बजाय नियमों और प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान देते हैं। इसके अलावा नौकरशाही में लाल फीताशाही और निर्णय लेने में विलंब जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। इस प्रकार औपनिवेशिक काल की मजबूत नौकरशाही आज भी प्रशासन को प्रभावित करती है, जिसे अधिक जनोन्मुखी और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 3 है विधि आधारित प्रशासन। ब्रिटिश शासन ने भारत में एक कानून आधारित प्रशासन स्थापित किया, जहां सभी कार्य नियमों और प्रक्रिया के अनुसार होते थे। इसका उद्देश्य प्रशासन को नियंत्रित और अनुशासित रखना था। आज भी भारतीय प्रशासन में रूल ऑफ लॉ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो समानता और न्याय सुनिश्चित करता है। हालांकि औपनिवेशिक विरासत के कारण प्रशासन में अत्यधिक औपचारिकता और जटिल प्रक्रिया देखने को मिलती है। इससे निर्णय लेने में देरी होती है और आम जनता को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार अधिकारी नियमों का पालन इतनी कठोर से करते हैं कि मानवीय संवेदनशीलता और लचीलापन कम हो जाते हैं। इस प्रकार कानून आधारित प्रशासन सकारात्मक होने के साथ साथ औपनिवेशिक कठोरता के कारण समस्याएं भी उत्पन्न करता है। पॉइंट नंबर 4 है जनसंपर्क की कमी और प्रशासनिक दूरी। औपनिवेशिक प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा नहीं बल्कि शासन बनाए रखता था। इसीलिए प्रशासन और जनता के बीच दूरी बनी रहती थी। आज भी भारतीय प्रशासन में ये प्रवृत्ति कुछ हद तक देखने को मिलती है। कई बार अधिकारी जनता के साथ संवाद स्थापित करने में कमी दिखाते हैं, जिससे प्रशासन जनोन्मुखी बनने में पीछे रह जाते हैं। हालांकि लोकतंत्र, मीडिया और सूचना का अधिकार जैसे उपायों ने इस दूरी को कम करने का प्रयास किया है, फिर भी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। इस प्रकार औपनिवेशिक काल की प्रशासनिक दूरी आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाई है। 5 नंबर पॉइंट है कल्याणकारी राज्य की ओर परिवर्तन। औपनिवेशिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शोषण और राजस्व संग्रह था, जबकि स्वतंत्र भारत ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया। आज प्रशासन का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि औपनिवेशिक ढांचे के कारण प्रशासन में अभी भी नियंत्रण और अधिकार की प्रवृत्ति बनी हुई है, जो कल्याणकारी दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संघीय ढांचा और समाजवाद की अवधारणा प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इसका आंसर है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप संविधान से निर्धारित होते हैं। संविधान की प्रस्तावना, संघीय ढांचा और समाजवाद की अवधारणा प्रस्तावना को दिशा, उद्देश्य और कार्य प्रणाली प्रदान करते हैं। प्रस्तावना प्रशासन के मूल आदर्शों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को निर्धारित करती है, जबकि संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित करते हैं। दूसरी ओर समाजवाद की अवधारणा भी प्रशासन को जन कल्याणकारी बनाती है। इन तीनों तत्वों का संयुक्त प्रभाव भारतीय प्रशासन को लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और विकासोन्मुखी बनाते हैं। अंत इनके प्रभाव का विश्लेषण प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1 है इसका प्रस्तावना का प्रशासनिक प्रभाव। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रशासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करती है। इसमें निहित मूल्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रशासनिक नीतियों और निर्णयों की दिशा निर्धारित करते हैं। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इन आदर्शों को व्यवहार में लागू करना है। उदाहरण के लिए जैसे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार आरक्षण, शिक्षा और कल्याणकारी की योजना लागू करती है। आर्थिक न्याय के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जाती हैं। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है, जबकि पथनिरपेक्ष शब्द सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है संघीय ढांचे का प्रशासन पर प्रभाव।
भारत का संघीय ढांचा प्रशासनिक व्यवस्था को विकेंद्रीकरण और संतुलन प्रदान करते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया। पॉइंट नंबर 3 है समाजवाद की अवधारणा का प्रशासन पर प्रभाव। भारतीय संविधान में समाज का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का समान वितरण और कमजोर वर्गों का उत्थान करता है। समाजवाद के प्रभाव से प्रशासन कल्याणकारी राज्य की दिशा में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत सरकार विभिन्न योजनाएं जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू करती है। इसके अलावा समाजवाद सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे महत्वपूर्ण उद्योगों और सेवाओं पर सरकार का नियंत्रण बना रहता है। हालांकि उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद समाजवाद की पारंपरिक अवधारणा में कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अभी भी कल्याणकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच शक्तियों के संबंधों का विश्लेषण करते हुए वास्तविक कार्यपालिका की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है विद्यार्थियों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें कार्यपालिका का स्वरूप द्वैध होता है और एक और राष्ट्रपति औपचारिक नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी ओर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका। संविधान के अनुसार सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासन में स्थिरता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रित सुनिश्चित करना है। अंततः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच शक्तियों के संबंधों को समझना वास्तविक कार्यपालिका को अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, परंतु वे अपने अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के पास सैद्धांतिक रूप से व्यापक शक्तियाँ हैं, लेकिन व्यवहार में उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, परंतु ये नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से किसी विषय पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद पुनः वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी लिंक होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रशासनिक निर्णयों, नीतियों और सरकारी कार्यों की जानकारी देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति का निर्णय लोकतांत्रिक परंपराओं से प्रभावित होते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान और केंद्र बिंदु होते हैं। वे मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं, मंत्रियों का चयन करते हैं और उनके कार्यों का समन्वय करते हैं। प्रधानमंत्री ही ये तय करता है कि कौन मंत्री किस विभाग का कार्य संभालेगा। इसके अलावा वे मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और नीतिगत निर्णयों का नेतृत्व करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाती है। इसे स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री पर निर्भर होता है। प्रधानमंत्री प्रशासनिक कार्यों में दिशा निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं, जिससे सरकार की नीतियों में एकरूपता बनी रहती है। चौथा पॉइंट है मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक उत्तरदायित्व है, जिसके अनुसार सभी मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए सभी मंत्री जिम्मेदार होते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से सहमत हो या नहीं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।
ये सिद्धांत प्रशासन में एकता और अनुशासन बनाए रखते हैं। सभी मंत्री एक स्वर में सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं, जिससे प्रशासनिक स्थिरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्यार्थियों, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना एवं कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका आंसर है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में नीतियों के निर्माण, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाएं कार्य करती हैं। इनमें केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय प्रमुख है। ये तीनों संस्थाएं कार्यपालिका के अलग अलग स्तरों पर कार्य करती हैं और प्रशासनिक कार्य प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्रीय सचिवालय नीतियों के निर्माण में सहायता करते हैं, कैबिनेट सचिवालय समन्वय स्थापित करते हैं, जबकि पीएमओ नीति निर्देशन और निगरानी का कार्य करते हैं। इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रशासनिक संरचना और कार्य प्रणाली को समझने के लिए आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1 है केंद्रीय सचिवालय संरचना एवं कार्य। केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का मुख्य प्रशासनिक अंग है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से कार्य करते हैं। इसकी संरचना पदानुक्रम पर आधारित होती है, जिसमें शीर्ष पर सचिव होते हैं। इसके अधीन अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव जैसे अधिकारी कार्य करते हैं। केंद्रीय सचिवालय का प्रमुख कार्य मंत्रियों को नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना है। ये विभिन्न नीतियों के प्रारूप तैयार करते हैं, योजनाओं का विश्लेषण करते हैं और प्रशासनिक निर्णयों के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। पॉइंट नंबर 2 है कैबिनेट सचिवालय संरचना एवं कार्य। कैबिनेट सचिवालय सरकार के उच्चतम स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं। कैबिनेट सचिव भारत का वरिष्ठतम सिविल सेवक होते हैं। वे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं। कैबिनेट सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना है। ये कैबिनेट की बैठकों का आयोजन करते हैं, एजेंडा तैयार करते हैं और लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं। इसके अलावा वे विभिन्न मंत्रालयों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासनिक निरंतरता और एकरूपता बनाए रखना भी इसका प्रमुख कार्य है। कैबिनेट सचिवालय नीति निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता, बल्कि ये समन्वयक की भूमिका निभाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्रधानमंत्री कार्यालय संरचना एवं कार्य। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री का प्रमुख सहायक तंत्र है, जो उन्हें प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों में सहायता प्रदान करता है। इसकी संरचना में प्रधान सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। पीएमओ का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री की नीति निर्देशन, निर्णय लेने और प्रशासनिक नियंत्रण में सहायता देना है। ये विभिन्न मंत्रालय के कार्यों की निगरानी करते हैं और महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं। इसके अलावा पीएमओ जनता से प्राप्त शिकायतों का निवारण भी करते हैं और सरकार की प्राथमिकताओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की भूमिका का विश्लेषण करते हुए बताइए कि ये नीति निर्माण में कैसे प्रभाव डालते हैं। इसका आंसर है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रालय नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन के प्रमुख केंद्र होते हैं। प्रत्येक मंत्रालय अपने क्षेत्र में नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करते हैं। इनमें वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रमशः आर्थिक, आंतरिक सुरक्षा और मानव संसाधन विकास से संबंधित है। ये मंत्रालय न केवल अपने क्षेत्र में नीतियां बनाते हैं, बल्कि अन्य मंत्रालय और सरकार की समग्र नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। इनकी भूमिका का विश्लेषण करने से ये स्पष्ट होता है कि नीति निर्माण प्रक्रिया में इनका योगदान व्यापक प्रभावशाली है। पॉइंट नंबर 1 है इसका वित्त मंत्रालय की भूमिका। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंत्रालय है, जो देश की वित्तीय नीतियों और आर्थिक प्रबंधन का संचालन करते हैं। इसका प्रमुख कार्य राजस्व संग्रह, व्यय नियंत्रण, बजट निर्माण और आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते हैं। वित्त मंत्रालय हर वर्ष केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सरकार की आय और व्यय का पूरा विवरण होता है। बजट के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, जैसे विकास, सामाजिक कल्याण, रक्षा आदि। पॉइंट नंबर 2 है वित्त मंत्रालय का नीति निर्माण पर प्रभाव।
वित्त मंत्रालय नीति निर्माण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले ये संसाधनों का आवंटन करते हैं, जिससे ये तय होते हैं कि किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक बजट दिए जाते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि सरकार इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। दूसरा, ये आर्थिक नीतियों के माध्यम से विकास की दिशा निर्धारित करते हैं, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया। तीसरा, वित्त मंत्रालय राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। पॉइंट नंबर 3 है गृह मंत्रालय की भूमिका। गृह मंत्रालय भारत की आर्थिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का प्रमुख मंत्रालय है। इसका मुख्य कार्य देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ये मंत्रालय पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों का संचालन करते हैं। इसके अलावा ये सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों और आपदा प्रबंधन का कार्य भी करते हैं। गृह मंत्रालय राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं और आवश्यकतानुसार उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। ये राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये नागरिकता, विदेशी नागरिकों के प्रवेश और आंतरिक प्रशासन से जुड़े मामलों को भी नियंत्रित करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है गृह मंत्रालय का नीति निर्माण पर प्रभाव। गृह मंत्रालय नीति निर्माण को मुख्य रूप से सुरक्षा और स्थिरता के दृष्टिकोण से प्रभावित करते हैं। पहला, ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी नीति देश की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित न करे। उदाहरण के लिए सीमा क्षेत्रों या संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नीतियाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, भारत में बजट निर्माण, अनुमोदन और क्रियान्वयन की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका आंसर है भारत में बजट निर्माण, अनुमोदन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित और बहुस्तरीय प्रक्रिया है जो वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक नियंत्रण को सुनिश्चित करती है। इसे 3 प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। पहला बजट निर्माण, दूसरा बजट अनुमोदन और तीसरा है बजट क्रियान्वयन। पॉइंट नंबर 1 है बजट निर्माण। बजट निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नेतृत्व में होती है। पॉइंट नंबर 1 है प्रारंभिक दिशा निर्देश। वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और विभागों को बजट स्केड्यूल जारी करते हैं। दूसरा है इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए निर्देश होते हैं। तीसरा है विभागों को अपने व्यय और आय के अनुमान प्रस्तुत करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है विभागीय अनुमान। प्रत्येक मंत्रालय अपने कार्यक्रमों, योजनाओं और नीतियों के आधार पर व्यय का अनुमान तैयार करते हैं। 3 नंबर है इसमें चालू योजनाएं, नई योजनाएं शामिल होती हैं। पिछले वर्ष के खर्च, वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है। 3 है राजस्व अनुमान। सरकार अपने आय स्रोतों का अनुमान लगाती है, जैसे कर और गैर कर आय। कर संग्रह की संभावनाओं और आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। 4 है वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा। प्राप्त प्रस्तावों की विस्तृत जांच वित्त मंत्रालय करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के बीच संसाधनों का संतुलन बनाए किया जाता है। शून्य आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, शून्य आधारित बजट निष्पादन बजट और जेंडर बजट का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसका आंसर है भारत की आधुनिक वित्तीय प्रशासन प्रणाली में बजट केवल आय व्यय का विवरण नहीं बल्कि नीतिगत प्राथमिकताओं, संसाधनों के न्याय संगत वितरण और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। इसी संदर्भ में शून्य आधारित बजट, निष्पादन बजट और जेंडर बजट अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इन तीनों का उद्देश्य अलग अलग होते हुए भी प्रशासनिक दक्षता, उत्तरदायित्व और समावेशी विकास को बढ़ाना है। नीचे इनका विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। पॉइंट नंबर 1 है शून्य आधारित बजट। अवधारणा और अर्थ। शून्य आधारित बजट एक ऐसी पद्धति है जिसमें हर वित्तीय वर्ष के लिए बजट शून्य से प्रारंभ किया जाता है। इसका अर्थ है कि पिछले वर्ष के व्यय को आधार नहीं माना जाता बल्कि प्रत्येक कार्यक्रम और योजना को नए सिरे से उचित ठहराना है। दूसरा पॉइंट है प्रमुख विशेषताएं कि टू बीबी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें हर योजना
और कार्यक्रम का मूल्यांकन शून्य आधार से किए जाते हैं। इसमें निर्णय इकाइयों और निर्णय पैकेज बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पहले संसाधन दिए जाते हैं और कम प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को हटाया या कम किया जा सकता है। ये पद्धति प्रबंधक को अधिक जिम्मेदार बनाती है क्योंकि उन्हें अपने विवेक का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। इसके अलावा ये लचीली प्रणाली है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार बजट में संशोधनों की अनुमति देती है और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देती है। 3 नंबर है लाभ। ZBB का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अनावश्यक खर्चों को समाप्त कर देते हैं और केवल आवश्यक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होते हैं। ये प्रणाली पारदर्शिता जवाबदेही को भी बढ़ाती है क्योंकि हर खर्च का औचित्य प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकती हैं और सीमित संसाधनों का अधिकतम लाभ उठा सकती है। इसके अलावा ये नवाचार और सुधार को भी प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि विभागों को नए और बेहतर तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट है सीमाएं। हालांकि ZBB एक प्रभावी पद्धति है लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये प्रक्रिया समय सादी और जटिल होती हैं क्योंकि हर वर्ष सभी कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। इसके लिए अधिक संसाधन और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कई बार अधिकारियों के लिए प्रत्येक खर्च का औचित्य सिद्ध करना कठिन हो जाता है, विशेषकर सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं में जहां परिणाम तुरंत दिखाई देते हैं। इसके अलावा बड़े संगठनों में इस प्रणाली को लागू करना कठिन हो सकते हैं, इसीलिए व्यवहार में इस आंशिक रूप से ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संसद की समितियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसका आंसर है भारतीय लोकतंत्र में वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और संसद की समितियां लोक लेखा समिति तथा अनुमान समिति अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं सार्वजनिक धन के उपयोग पर निगरानी रखती है, अनियमितताओं को उजागर करती हैं और सरकार को जवाबदेह बनाती है। नीचे इनकी भूमिका का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। पहला पॉइंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक है जो संविधान के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। इसका पॉइंट है संवैधानिक स्थिति और स्वतंत्रता। CAG का पद संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश के समान होती है जिससे इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। ये कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। 2 नंबर है लेखा परीक्षक। CAG केंद्र और राज्य सरकारों के सभी व्ययों का ऑडिट करते हैं। ये जांच करते हैं कि खर्च संसद की स्वीकृति के अनुसार हुए या नहीं। विभिन्न प्रकार के ऑडिट करते हैं, वित्तीय ऑडिट, अनुपालन ऑडिट और प्रदर्शन ऑडिट। 3 नंबर है रिपोर्ट प्रस्तुत करना। CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद रिपोर्ट संसद या विधानसभाओं में रखी जाती है। 4 नंबर वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता। CAG अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और अपव्यय को उजागर करते हैं। इससे सरकारी विभागों में वित्तीय अनुशासन बना रहते हैं। 5 नंबर है नीति सुधार में योगदान। अपनी रिपोर्टों के माध्यम से CAG सुधारात्मक सुझाव देते हैं। इससे प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार होते हैं। 2 नंबर पॉइंट है लोक लेखा समिति की भूमिका। लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्टों की जांच करने वाली संसद की प्रमुख समिति है। इसका पॉइंट नंबर 1 है संरचना और कार्य प्रणाली। PAC में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष से होते हैं जिससे निष्पक्षता बढ़ती है। 2 नंबर है CAG रिपोर्टों की जांच। PAC CAG की रिपोर्टों का विस्तृत अध्ययन करती हैं। ये संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण मांगती है। 3 नंबर है वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना।
पीएसी ये सुनिश्चित करती हैं कि सरकार ने संसद की अनुमति के अनुसार ही धन खर्च किया है। ये वे अफवाह और अनियमितताओं पर नियंत्रित रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लोकपाल लोकायुक्त सूचना का अधिकार और ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिक शिकायत निवारण की प्रणाली का मुख्य मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है लोकतांत्रिक शासन में नागरिक शिकायत निवारण एक केंद्रीय तत्व है जो प्रशासन की उत्तरदायित्वशीलता, पारदर्शिता और जन विश्वास को निर्धारित करता है। भारत में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई स्थगित और तकनीकी तंत्र विकसित किए गए हैं, जिससे लोकपाल लोकायुक्त सूचना का अधिकार और ई गवर्नेंस इन सभी माध्यमों का समग्र मूल्यांकन निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है लोकपाल ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्रता संस्था है जिसका उद्देश्य उच्च पदस्थ लोक सेवकों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना। इसका पॉइंट है भूमिका और कार्य। लोकपाल भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करते हैं। जांच के बाद सिफारिशें और कार्रवाई के निर्देश देते हैं। इसका महत्व है उच्च स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सहायक है। नागरिकों को शिकायत दर्ज करने का सशक्त मंच प्रदान करते हैं। 3 नंबर है सीमाएँ आलोचनात्मक दृष्टि। शिकायतों के निस्तारण में समय लग सकते हैं। सिफारिशों में कई बार बाध्यकारी नहीं होती। संसाधनों और स्टाफ की कमी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रमुख सिफारिशों का विश्लेषण करते हुए भारतीय प्रशासन पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसका आंसर है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण आयोग गठित किए गए हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक अध्ययन कर उनके महत्वपूर्ण सिफारिश दी। इन सिफारिशों का भारतीय प्रशासन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नीचे इनके प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण और प्रभाव का मूल्यांकन प्रस्तुत है। इनका पॉइंट नंबर 1 है प्रशासनिक संरचना एवं संगठनात्मक सुधार। प्रथम एआरसी ने प्रशासनिक संरचना को आर्थिक, तार्किक और कुशल बनाने पर जोर दिया। इसने मंत्रालयों और विभागों के पुनर्गठन कार्यों के स्पष्ट विभाजन और समन्वय को मजबूत करने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य था कि प्रशासन में अनावश्यक दोहराव समाप्त हो और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सके। द्वितीय एआरसी ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए सरकार को छोटा लेकिन प्रभावी बनाने की अवधारणा प्रस्तुत की। इसने सुझाव दिया कि सरकार केवल नीति निर्माण और न्यायिक भूमिका तक सीमित रहे तथा कार्यान्वयन में निजी और स्वायत्त संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। 2 नंबर पॉइंट है कार्मिक प्रशासन एवं सिविल सेवा सुधार। ARC-1 सिविल सेवाओं में योग्यता, निष्पक्षता और पेशेवर क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया। इसने भर्ती, पदोन्नति और प्रशिक्षण में सुधार की सिफारिश की। ARC-2 ने आगे बढ़कर नैतिकता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को सिविल सेवाओं का आधार बनाने पर बल दिया। इसने सिविल सेवा आचार संहिता और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया। प्रभाव का मूल्यांकन इन सिफारिशों के परिणाम परीक्षण, संसाधनों को मजबूत किया गया और मध्य सेवा परीक्षण कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन अभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप, लाल फीताशाही और जवाबदेही की कमी जैसी समस्या बनी हुई है। 3 नंबर पॉइंट है वित्तीय प्रशासन एवं बजट सुधार। ARC-1 ने वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने और बजट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने की सिफारिश की। इसने प्रदर्शन बजट और शून्य आधारित बजट जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाने का सुझाव दिया। ARC-2 ने वित्तीय पारदर्शिता और परिणाम आधारित प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय की दक्षता बढ़ाने पर बल दिया। प्रभाव का मूल्यांकन भारत में प्रदर्शन बजट और परिणाम आधारित प्रबंधन को आंशिक रूप से अपनाया गया, हालांकि पूर्ण रूप से इनका क्रियान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर डेटा की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण। 4 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों लोक शिकायतें निवारण एवं पारदर्शिता। ARC-1 ने लोक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ARC-2 ने इसे
और अधिक विस्तार देते हुए लोकपाल, लोकायुक्त और सूचना के अधिकार जैसे उपायों की सिफारिश की। इसके परिणाम स्वरूप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लागू हुआ और पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रभाव का मूल्यांकन। आरटीआई ने नागरिकों को सशक्त बनाया और प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाया। हालांकि सूचना देने में देरी और आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों ई गवर्नेंस और प्रशासनिक आधुनिकीकरण। ARC सेकेंड ने ई गवर्नेंस को प्रशासनिक सुधार का प्रमुख साधन माना। इसने डिजिटल तकनीक के माध्यम से सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाने की सिफारिश की। इसके परिणाम स्वरूप डिजिटल इंडिया जैसी पहल शुरू हुई। प्रभाव का मूल्यांकन। ई गवर्नेंस ने सेवाओं की गति और पारदर्शिता को बढ़ाया। ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल भुगतान और शिकायतें निवारण पोर्टलों ने प्रशासन को अधिक जनोन्मुखी बनाया, लेकिन डिजिटल विभाग और तकनीकी समस्याएं अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। 6 नंबर पॉइंट है विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन। ARC फर्स्ट और ARC सेकेंड दोनों ने विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इनकी सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज और शहरी निकायों को अधिक शक्तियाँ दी। प्रभाव का मूल्यांकन। स्थानीय शासन संस्थाओं की भूमिका मजबूत हुई और जनता की भागीदारी बढ़ी। हालांकि वित्तीय और प्रशासनिक सहायता की कमी अभी भी एक बड़ी समस्या है। 7 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों नैतिकता और भ्रष्टाचार नियंत्रण। ARC सेकेंड ने प्रशासन में नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसने भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सख्त उपायों और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की सिफारिश की। प्रभाव का मूल्यांकन। लोकपाल और अन्य संस्थाओं के गठन से भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक नियंत्रण हुआ, लेकिन ये समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना और इस क्लास को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ताकि आपके पास आगे से ऐसी क्लास मिलती रहे। जय